Hello everyone. So today we are going to do the credit control regulatory role of central bank. ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं, जिसको देखने हैं प्लीज़ जाके उसको देखिएगा, आपको और अच्छे समझ में आएंगे. एंड दिस लेक्चर्स आई एम कवरिंग अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर आईएससी इकोनॉमिक्स फॉर टर्म 2. ओके, 21-22 सिलेबस, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो क्रेडिट कंट्रोल और रेगुलेटरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक है, आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है. यू डोंट हैव टू गो वेरी डीप इन इट. बेसिकली इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो क्रेडिट कंट्रोल को हेल्प करते हैं, एंड क्रेडिट कंट्रोल इज़ डन बाय आरबीआई. तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम बेसिकली उनकी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप उसमें लिखा नहीं है सिलेबस में. सो विल स्टिक टू द बेसिकली सिलेबस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द आईएससी, एंड ओवरऑल आई विल एक्सप्लेन यू द फुल कंसेप्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल. देखिए, क्रेडिट कंट्रोल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इट इज़ डन बाय द रेगुलेटरी बॉडी दैट इज अ सेंट्रल बैंक और द आरबीआई विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यही एक पर्टिकुलर बैंक है जो ये सारी क्रेडिट कंट्रोल जो है हमारे इकोनॉमी में करता है. अब क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी बेसिकली ये दो पॉलिसीज, मेजर पॉलिसीज है जिससे चलती हैं. एक है आपकी फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट. तो मॉनेटरी जो पॉलिसी है दैट इज अंडर टोटली बाय आरबीआई, आरबीआई के टोटली अंडर होती है. ओके, दैट इज अंडर टोटली बाय और दैट इज अंडर द आरबीआई टोटली. और जो फिजिकल पॉलिसी होती है दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आई एम राइटिंग जीओआई, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो आपको ध्यान रखना होगा, इकोनॉमी के जो दो इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कौन हैंडल करता है, आपका आरबीआई करता है. और मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट, या कह सकते हो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल. तो आप कह सकते हो आरबीआई के अंडर एक पॉलिसी आती है दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है. अब क्रेडिट कंट्रोल यहाँ इसका दूसरा भी कह सकते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, राइट. मनी सप्लाई कंट्रोल करना या क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग या सेम थिंग होती है. ये दोनों, ये आप कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आरबीआई का अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, राइट. अब क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, अब वो पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके और कैसे होता है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट से होता है, वो भी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मॉनेटरी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. आपको पता है कि ये मॉनेटरी जो मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का. या सेंट्रल बैंक जहाँ भी आएगा ध्यान रखिए वो आरबीआई के बारे में बोल रहा है. इट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई. मैंने अभी आपको बताया कि कितनी देश में मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी सर्कुलेट करनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा लार्ज फ्लक्चुएशंस देखने को ना मिले, किसके, आपके इन्फ्लेशन के और डिफ्लेशन के. यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, लार्ज इन्फ्लेशंस इन द वॉल्यूम ऑफ मनी गिव राइज टू द वाइड फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता है, जहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. प्राइस क्यों बढ़ता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. जब एग्रीगेट डिमांड एक बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाती है जिसको मीट करना मुश्किल हो पाता है, देन द बेसिकली इन्फ्लेशन अकर, यूजुअली इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू दिस, ठीक है. डिफ्लेशन क्या होती है, जब आपकी प्राइस बहुत कम हो जाता है ड्यू टू द वेरी लो एग्रीगेट डिमांड, ठीक है. ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द वेरी लो एग्रीगेट डिमांड, तो हमारा क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है. तो ये भी आपको लगेगा कि डिफ्लेशन बहुत हेल्दी होता है इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल हेल्दी नहीं होता. क्योंकि जब प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे लो हो जाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है. प्रोडक्शन कट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कम प्राइसेस पे हो सकता है प्रोड्यूसर्स को अपना कॉस्ट भी ना मिले, प्रॉफिट भी ना मिले, एंड दे विल स्टार्ट कटिंग द प्रोडक्शन. और जब प्रोडक्शन कट होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जाएगी तो आपको पता है फिर इनकम से, इनकम हमारी जीडीपी, हर चीज़ यहाँ पे, हर इकॉनमी पूरी इफेक्ट होगी, राइट. सो बोथ आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. ओके, तो इन दोनों को कॉम्बैट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, मनी को कंट्रोल करना पड़ता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडिट कंट्रोल, एंड दिस इज टोटली डन बाय द आरबीआई अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी. I hope I am very very clear till here. The central bank uses the monetary policy. I have already explained for the appropriate monetary management. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो पता होना चाहिए. और स्पेशली पता है आरबीआई को इसकी एक कमेटी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो ये चीज़ें
ये देखती है, और इसकी हर 2 मंथ में मीटिंग होती रहती है, बाई मंथली मीटिंग होती है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। हर 2 मीटिंग बाद बेसिकली ये डिसाइड क्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने भी हम जो इसमें लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, उनका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, वो सब इसी मीटिंग में बेसिकली डिसाइड होता है, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी of the central bank to control and regulate the availability and flow of credit। तो वैसे मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, सिंपली क्या करती है, ये रेगुलेट करती है कि कितना फ्लो ऑफ क्रेडिट को अवेलेबल कराना है इकोनॉमी में, राइट, ओके, और क्या कॉस्ट पे कराना है, ओके, एंड व्हाट कॉस्ट इट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, ओके। कॉस्ट यहाँ कहने का मतलब है जो हम लोन्स प्रोवाइड करेंगे बैंकों द्वारा, कमर्शियल बैंक्स जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या होंगी, वो सब A to Z आपके कौन डिसाइड करता है, दैट इज टोटली डिसाइड बाय द RBI, ठीक है। RBI डिसाइड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, दैट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमी में, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली जो सोशल, जो हमारे कह सकते हो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री के लिए लिए जाते हैं, उसको पॉसिबल करने के लिए डिसीजन जो है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली किए जाते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी आप क्या क्या कह सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा ये चेंजेस लाए जाते हैं इकोनॉमिक में, ओके। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली आपको पता है डिसीजंस टेकन बाय द RBI। और मनी सप्लाई क्या, मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई मतलब फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना, विच इज अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडर द RBI। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके, सिंस अ मेजर पोर्शन ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द बैंक मनी। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जितना पैसा मनी जो सप्लाई है, हमने डिफरेंट मनी सप्लाई पिछले लेक्चर में पढ़े थे मनी में, ठीक है, M0 M1 M2 M3 M4। तो उसमें से एक लार्ज पोर्शन जो है बैंकों के पास है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ज़्यादा पैसा सर्कुलेट ऐसा करेंसी हो रहा है, नोट्स हो रहा है, कैश में हो रहा है, नहीं, ज़्यादातर पैसा क्या है बैंकों के पास है इस समय इकोनॉमी में। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है उनको कंट्रोल करना। सो दैट इज़ वाई मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट पॉलिसी। इसलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे क्रेडिट पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। अब इतना डीप में पढ़ना नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आपको पता होना चाहिए। अब जो एग्जाम में मेन आना है वो ये है, ठीक है, ये पूरा मटेरियल आपको पढ़ना है फॉर द एग्जाम्स। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल और व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली इसे 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है आपका क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आता है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। और क्वालिटेटिव में आता है आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि 4 मार्क्स का बेसिकली आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। तो अगर सिर्फ क्रेडिट कंट्रोल ही है क्वेश्चन में वर्ड, तो आप कोई भी इन 9 में से कोई भी 4 लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली यही पूछा कि आपको क्वांटिटेटिव भी मेंशन करने हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 3। और एक्सप्लेन क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सब की आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। तो मैं फटाफट इनके आपको डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ और समझा देता हूँ ताकि आप उसके नोट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके 9 के 9 इन सब के आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिकली कुछ आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, या कि व्हाट इज़ मॉरल सुएशन, तो वो भी आपको फिर क्लियर हो जाएगा, राइट। तो या एक जर्नल क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, या सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे आपको आप बेसिकली उसके नोट्स बनाने या क्वेश्चन बनाने हैं, या क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है, प्राइस स्टेबिलिटी करनी होती है, मैंने ऑलरेडी सब बता दिया आपको, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है, डिफ्लेशन कंट्रोल करना होता है। सो डायरेक्टली विल कम टू द नाउ दिस पॉइंट ए, दैट इज अ क्वालिटेटिव मेथड। तो सबसे पहला हमारा क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, दैट इज अ बैंक रेट, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वांटिटेटिव मेथड, उसमें है दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज अ बैंक रेट। क्लियर, तो एक एक करके वो सब हम पढ़ने वाले हैं। अब बैंक रेट क्या होता है, देखो पढ़ लेते हैं। अब बैंक रेट और अ डिस्काउंट रेट, इसे डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द मिनिमम रेट, एक मिनिमम रेट होती है जिसमें RBI किसको पैसा देता है, लोन्स देता है, एडवांसेस देता है कमर्शियल बैंक्स को। ध्यान रखिएगा, RBI क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, एडवांसेस प्रोवाइड करता है, किनको, कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे कमर्शियल बैंक से लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है।
और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और होता है इसी बेसिकली बैंक रेट में, और ये क्या करता है, ये री डिसअकाउंट भी करता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, मान लीजिए किसी बैंक के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, तो उसको क्या कर देता है, वो डिस्काउंट भी कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, तो जो ब्लैक कलर में है वही आपको पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर दैट इज़ योर ओके। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है जो बैंक रेट होती है आपकी, ये भी दो तरह की होती है, राइट। ओके, आप उसके बाद सीधा आपको इस पे आना है। ठीक है, जो अभी हमने बैंक रेट पढ़ा, ये भी दो तरह की होती है बेसिकली, या इसके अंडर टू टाइप आप कह सकते हो आती है। ठीक है, एक होती है आपकी रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक होती है रेपो रेट। ये बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, रेपो रेट। ठीक है, तो व्हाट इज रेपो रेट एंड बेसिकली रिवर्स रेपो रेट, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, राइट। ओके ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं रेपो रेट, राइट। नाउ रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट और रीपरचेस रेट, इसे रीपरचेस रेट भी बोलते हैं, इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट पीरियड अगेंस्ट द गवर्नमेंट बैंक। तो बेसिकली रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है सिंपली से रीपरचेस, और रीपरचेस रेट भी बोलते हैं। ये एक बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिसमें आरबीआई क्या करता है, पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को। जहाँ पैसा जब मैं बोलूँगा तो आप लोन समझिएगा, फ्री में नहीं देता। ठीक है, मीन्स आरबीआई गिव्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपको पता है कौन से हैं, पीएनबी, एसएसबी, सॉरी एसबीआई, देन एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल दीज थिंग्स आर द कमर्शियल बैंक्स। ओके, जब आरबीआई जब इन सबको लोन देता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ध्यान रखिएगा शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो होती है हमारी रेपो रेट। और जिस रेट पे देता है बेसिकली वो रेट को क्या क्या कहते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए। रेपो रेट अब मान लीजिए जितनी भी चल रही होगी, आप अपनी गूगल कर सकते हैं, मान लीजिए 3%, 4%। ठीक है, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है मार्केट में, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है मतलब लोगों के पास पैसा भेजना है, तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। मतलब कि अब जो बैंक है वो आपसे, जो कमर्शियल बैंक से कम रेट लेगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो इनकरेज होंगे लोन लेने के लिए आरबीआई से। ठीक है, क्योंकि जब उन्हें सस्ती रेट पे मिल रहा होगा तो डेफिनेटली आरबीआई से उस समय पे लोन लेना पसंद करेंगे, और उस समय पे जब लोन लेंगे तो डेफिनेटली अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो आगे लोगों को देंगे, क्योंकि वो उससे लोगों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रेपो रेट फॉल करके, मतलब रेपो रेट आरबीआई कम कब 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 कम करेगा, तो आप बोलेंगे जब हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है। और रेपो रेट को कब इंक्रीज करेगा, जब मनी सप्लाई को बेसिकली डिक्रीज करना है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन रेपो रेट एंड योर, यू कैन से मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर रेपो रेट बढ़ रही है, रेपो रेट बढ़ा मतलब आरबीआई इंक्रीज कर रही है, तो मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में। ठीक है, और अगर रेपो रेट कम हो रही है, ठीक है, रेपो रेट कम हो रही है मतलब आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि फिर रेपो रेट कम होने का मतलब है जो लोन्स हैं आरबीआई से कमर्शियल बैंक को सस्ती रेट पे मिलेंगे, जिससे वो फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा खरीदेंगे, भी ज़्यादा लोन लेंगे, सॉरी, आरबीआई से, और वो पैसा बेसिकली मार्केट में सप्लाई होगा, उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। नेक्स्ट है दैट इज़ अ रिवर्स रेपो रेट। और ध्यान रखिए ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इट कैन इवन चेंज द बाय मंथली, बाय मंथ 2 मंथ के बाद भी चेंज कर सकते हैं। और जब आरबीआई को लगता है कि नहीं अभी इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, तो कई बार अगले फिर 2 महीने के लिए भी सेम रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोविड सिचुएशन, अगर मान लीजिए आप वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट बैठे हैं इस कमेटी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो आप क्या करेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कोविड सिचुएशन में। तो आप क्या करेंगे, आप ये ओपिनियन देंगे कि हमें जो रेपो रेट है वो क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, और कुछ परसेंट कम भी हुई थे। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.25% भी कम होती है, जिसे 25 बेसिस पॉइंट भी बोला जाता है, अगर मान लीजिए उन्होंने 0.25% या जिसको 25 बेसिस पॉइंट भी बोलते हैं, अगर उन्होंने कम कर दी, तो आप सोच इतनी में ही लाखों करोड़ों रुपया आपके मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट है इसका रोल। ओके, डोंट थिंक इट इज अ इन स्मॉल नंबर, थिंक इन अ वेरी लार्ज। ओके, दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इट इज अ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है जब क्या करते हैं, ये जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई को लोन देते हैं उल्टा। ध्यान रखिएगा कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई को लोन प्रोवाइड करते हैं, और जिस रेट पे बेसिकली कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं वो बोलता है रिवर्स रेपो रेट। सो रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट
एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड। ध्यान रखिएगा ये दोनों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपके शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। दिस इज डन बाय सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू बैंक्स यूटिलाइजेस रिवर्स रेपो रेट फैसिलिटीज। कई बार देखिए ये क्यों करती है गवर्नमेंट, आरबीआई क्यों करती है, जब आरबीआई को मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, कंट्रोल कम करना होता है, तो आरबीआई कहता है यार तुम लोगों को क्यों लोन दे रहे हो, तुम मुझे लोन दे दो। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को कहता है, जितने भी कमर्शियल बैंक से मान लीजिए 1 2 3 4, कहता है तुम लोगों को आगे लोन मत प्रोवाइड करो, तुम उल्टा मुझे ही लोन दे दो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो आरबीआई इनको फिर इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स को। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा ऐसा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई को देखो अपने अपने लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, वो इनसे क्यों पैसा मांग रहा है, क्योंकि ये जो बैंक है आगे पब्लिक को ना दें, है ना। ऑब्वियसली बात है, अब कोई बैंक सोचेगा यार कि मैं पब्लिक से तो इतने लोगों को मैं पैसा बांटूंगा, इससे बढ़िया मैं एक जगह पे आरबीआई को ही दे देता हूँ, मुझे 100% मुझे वापस इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये सारे फिर बैंक्स है, ऑब्वियसली बात है, अगर अच्छी रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट हाई हो गई तो डेफिनेटली दे विल गिव back their money or they will give a loan to the RBI to earn the reverse repo rate। ठीक है, तो ऐसे आरबीआई को बेसिकली मनी आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब रिवर्स रेपो रेट हाई रहेगी तो डेफिनेटली मनी सप्लाई कंट्रोल, जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और जब रिवर्स रेपो रेट बहुत कम कर दी जाएगी तो फिर बैंक ऑब्वियसली बात है अपना पैसा जल्दी नहीं देंगे आरबीआई को, ठीक है, या आरबीआई को ऑफर नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ सकती है। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा ये सब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्लियर? Okay, open market operations. So what is open market operations? I will explain you in a simple way. Open market operation refers to the sale and purchase of government and other approved securities by the central bank in the money and the capital market. तो basically open market operation क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, टाइम टू टाइम कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ या कोई अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ आरबीआई की, वो टाइम टू टाइम क्या करता है, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स को सेल या परचेज करता रहता है। ठीक है, अगर आरबीआई परचेज कर रहा है, देखिए अगर मान लीजिए आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करेगा, परचेज कर लेगा, क्योंकि जब वो परचेज करेगा अलग अलग कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज, तो क्या होगा, उसका पैसा क्या होगा, आरबीआई का पैसा किन के पास चले जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास चले जाएगा, और कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, बेसिकली आगे प्रोवाइड कर देंगे, और उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा। तो जब अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करता है, परचेज करता है, क्योंकि जब वो परचेज करेगा तो पैसा आरबीआई से कहाँ जाएगा, आपका बैंकों के पास जाएगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कम करना है आपको, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, फिर सेल करेगा, क्योंकि जब आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो कमर्शियल बैंक के पास चली जाएगी, और उसके एवज में वो जो कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेगा। तो बेसिकली आरबीआई का यही फंक्शन है, यही उसका मकसद था कि कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेना। तो वो अपनी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है बेसिकली, उनको क्या करेगा, वो सेल कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, पहली बात तो एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है या अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है बाय द सेंट्रल बैंक, या तो आरबीआई की कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसे वो टाइम टू टाइम क्या है, कमर्शियल बैंक्स को सेल करता है और परचेज भी करता है। तो अगर मान लीजिए मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करता है, वो ओ एम ओ क्या करेगा, परचेज करेगा। ध्यान रखना है, अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो ओ एम ओ को बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस को वो क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आपको यही बेसिकली हर पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई का इस इंस्ट्रूमेंट यूज़ कैसे करेगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट तो पता लग गया, लेकिन आरबीआई यूज़ कैसे करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ये पढ़ सकते हैं, तो अगर आप ये पढ़ना चाहते तो ये पूरी जो बकवास है बेसिकली पढ़ सकते हैं, बकवास आई एम जस्ट ओके जोकिंग। ठीक है, कहने का मतलब जो मैंने अभी ये सब बोला ना, वो ही सभी है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बूम व्हेन द इकोनॉमी फेसेस इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस राइज होता है, यहाँ पे हमें करना है, पैसे को कंट्रोल करना पड़ता है, तो आरबीआई को यहाँ पे रिड्यूस करना है अमाउंट ऑफ द क्रेडिट। इन सच सिचुएशन आरबीआई वहाँ पे सेल करेगा, ऑब्वियसली बात है, जब सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास चले जाएगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी, राइट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, दो सीबीएसई में ज़्यादा पूछे आते हैं, ऐसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे आते हैं कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन से बेसिकली इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है, तो सिंपल आपका आंसर लिखेंगे, आरबीआई विल सेल द
OMO to the different commercial banks, and due to this the money from the different commercial banks will go back to the RBI, and there will be the tight money control or tight money supply in the economy which will control the inflation. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, लेकिन आपको ज़्यादा इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो इतना बहुत है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो पॉइंट है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज अ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज अ डायरेक्ट, क्विक एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट अ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए बहुत बड़ा इफेक्टिव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए बहुत और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं RBI द्वारा, ठीक है, एंड दिस आर इफेक्टिव टूल्स। सो कैश रिजर्व रेशियो इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स with the commercial banks which they have to require to maintained in the form of cash reserves with the central bank। बेसिकली ये क्या होता है, आप ऐसे समझिए इसको, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं, मान लीजिए SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ मिनिमम परसेंटेज इनको RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ए पर्सन गया इस बैंक के पास, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने यहाँ पे 100 रुपीज़ अपने डिपॉजिट करा दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ इसका पोर्शन, मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पे 10% अगर सेट कर रखा है, तो इसका 10% मतलब 10 रुपये इस डिपॉजिट का जो SBI है वो किसके पास डिपॉजिट कर देगा, RBI के पास डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। ये रूल होता है और हर बैंक को ये करना पड़ता है। तो जो इसको बोलते हैं बेसिकली, जो 10 रुपीज़ जो सबमिट किए हैं SBI ने RBI के पास, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व। तो ये बेसिकली रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास। तो अगर मान लीजिए ये लाखों करोड़ों में होता है, ध्यान रखिएगा, अगर इस बैंक ने कोई भी गड़बड़ की तो ये सारा पैसा RBI हो सकता है कि इसमें से पेनल्टी काट के फिर वापस दें या उनको दे ही ना, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप गूगल कर सकते हैं PMC बैंक जिसमें पेनल्टी होती है। तो RBI पेनल्टी कैसे लगाता है, इनका जो पैसा बैंकों का होता है उसमें से कट कर लेता है। 1 करोड़ की पेनल्टी लगाता है, 2 करोड़ की पेनल्टी लगाता है, अगर ये बैंक्स RBI की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। एक तो ये भी है, दूसरी बात है ये ऐसा क्यों करता है RBI मनी कंट्रोल करने को भी करता है। अगर उसने CRR बढ़ा दिया, मान लीजिए पहले था 100 रुपये में से हर 10 रुपये आपको RBI को देने होते थे, लेकिन अब मनी कंट्रोल करना है, पैसे को कंट्रोल करना है, मतलब RBI चाहता है कि इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो पैसे को कंट्रोल करना है सर्कुलेट होने के लिए, तो वो CRR को बढ़ा देगा, ठीक है। अब वो बोलेगा नहीं, अब 100 रुपये में से 40 रुपये मुझे जमा करो, तो अब मार्केट में कितना पैसा वापस जाएगा, सिर्फ 60 रुपये जाएगा डिपॉजिट का, यहाँ पे 90 जा रहा था, ठीक है। तो इस केस में अगर CRR कम होगा, ठीक है, CRR अगर कम होगा तो मनी सप्लाई क्या, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर CRR ज़्यादा है, ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ रहा है RBI के पास, तो आपका जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट मेथड दैट आर द क्वालिटेटिव और द सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड, मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द क्वालिटेटिव मेथड्स। सो नाउ क्वालिटेटिव मेथड में सबसे पहला है दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और बेसिकली क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इन द रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट। इट एम्स, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, इट एम्स एट द रेगुलेटिंग द कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ऑन द हायर परचेज फाइनेंस। हायर परचेज फाइनेंस इज अ मेथड ऑफ यूजिंग बैंक क्रेडिट by the consumers to buy the expensive durable goods like motor cars, computers, etc. A certain percentage of price of a durable good is paid by the consumers at the cash down payment, and remaining portion by the price is financed by the bank credit. So the bank loan is realized from the consumer installments. देखिए होता क्या है इसमें, बेसिकली आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, नहीं तो ऐसे पढ़ते रहेंगे हम। इसमें होता क्या है ना, इसमें बैंक कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए RBI चाहता है कि मार्केट में पैसा बढ़े, तो क्या होता है, जो डाउन पेमेंट हो गई, ठीक है, डाउन पेमेंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ध्यान रखिएगा, अगर RBI चाहता है मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो डाउन पेमेंट जो हमें डाउन पेमेंट देनी पड़ती है कोई कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, है ना, तो उसे कम कर देगा कि नहीं यार, पहले जो 3 लाख, आप अगर 3 लाख रुपए हैं, आप अगर 3 लाख की गाड़ी है, तो आप क्या करिए, 10 हज़ार भी अगर आपके पास डाउन पेमेंट है तो आप गाड़ी ले जाइए,
राइट, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ानी है। लेकिन अगर आरबीआई चाहता है नहीं, अगर मार्केट से डिमांड कम करनी है, मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है, तो डाउन पेमेंट बढ़ा देगा, कहेगा नहीं भैया आपको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए डाउन पेमेंट, ठीक है। तो ऐसे भी आरबीआई क्या करता है, चीज़ें कंट्रोल करता है, पैसे को कंट्रोल करता है मार्केट में, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज द regulation of the margin requirements. Okay, now what is the margin requirement? The difference between the value of the security and the amount of the loan granted against the securities as known as margin requirement. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट का लिखना होगा पॉइंट तो आप इतना लिख सकते हैं। मैं बता देता हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। मान लीजिए आपको 50 लाख का लोन चाहिए, तो आपको कम से कम आपको पता होना चाहिए कि 75 लाख या 1 करोड़ की सिक्योरिटी तो आपके पास चाहिए अगर आपको 50 लाख का लोन लेना है। क्योंकि कल के दिन आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो आपकी जो 50 लाख रुपए एटलीस्ट वो रिकवर तो कर ही लेगा, है ना। अगर 75 लाख की प्रॉपर्टी है तो आराम से वो 50 लाख तो रिकवर कर ही लेगा कोई हालत में। इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि आपको मान लीजिए कितना मार्जिन चाहिए, राइट। अगर 50 लाख आपको लोन लेना है तो उसके लिए कम से कम 25 लाख का मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए इसे कम कर सकता है आरबीआई। अब चाहता है कि पैसे को बढ़ाना है, लोग आरबीआई खुद चाह रहा है कि जो मनी सप्लाई बढ़ जाए। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जब लोग लोन लेंगे। तो लोन कैसे लेंगे, आप बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको 50 लाख का लोन चाहिए तो अगर आपके पास अगर 60 लाख की भी प्रॉपर्टी है या 55 लाख की भी प्रॉपर्टी है या 50 लाख की ही प्रॉपर्टी है या हो सकता है 45 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कर लीजिए भैया लोन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मनी सप्लाई को टाइट करना है तो आरबीआई का बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास 50 लाख का आपको लोन चाहिए तो आपको कम से कम 1 करोड़ के पास आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है लोग पैसा नहीं लेंगे, जब पैसा नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ तक ये आप पढ़ सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट है दैट इज क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इट एम्स एट लिमिटिंग द मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स एंड एडवांसेस इन सर्टेन केसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट सेट कर देते हैं हर तरह के लोन की। जैसे मान लीजिए कोई कार लोन है, उसकी लिमिट सेट कर देंगे कि आप 10 लाख से ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। अगर गाड़ी लेनी है तो 10 लाख के अंडर लेनी है। अगर होम लोन की एक कीमत सेट कर देंगे कि 1 करोड़ तक ही आप होम लोन ले सकेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जब उनको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पैसा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट को टाइट कर देंगे, ठीक है। जो उसकी मैक्सिमम लिमिट को वो कम करते रहेंगे, राइट। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पैसा बढ़ाना है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। बेसिकली आपकी जो कोई भी किसी भी लोन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना, उसको कम या ज़्यादा करना। अगर बढ़ाना है पैसा तो कब ज़्यादा कर देंगे, अगर कम करना है तो मैक्सिमम लिमिट को कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ योर, तो आपको बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ अ डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन रिफर्स टू द various directives issued by the central bank to the commercial banks from time to time to regulate their lending and investment in the activities। तो उसे यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। बेसिकली डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, सिंपल आरबीआई डायरेक्ट एक्शन दे देगा बैंक्स को। पीएनबी हो गया, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं यहाँ पे, उनको डायरेक्ट एक्शन दे देगा कि भैया आपको यही करना है, आपको नहीं लोन देना इस समय, आपको 10 दिन तक कोई लोन नहीं देना तो कोई लोन नहीं देना, बात खत्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन। मतलब ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है जिसको विदाउट द डाउटिंग, विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द आरबीआई बैक, उनको ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आइदर इन द रिफ्यूजल ऑफ द लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक चार्जिंग द पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कोई भी तरह से डायरेक्ट एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। तो अगर आप पॉइंट्स लिखने होंगे, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन होता है, देखो वर्ड में मॉरल सुएशन क्या करता है, आरबीआई करता है, कई बार रिक्वेस्ट करता है। मतलब मॉरली कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा कि आप रिक्वेस्ट करेगा बेसिकली कि मैम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, हम कोई आपसे थोप नहीं रहे, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये यार इस समय प्रेजेंट ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप ये स्टेप ले लीजिए। आप मान लीजिए मनी कंट्रोल करना है तो आप इस समय लोन मत दीजिए। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत देखते हुए नहीं आपको लोन्स प्रोवाइड करने हैं, तो रिक्वेस्ट करेगा बैंकों को यार दे दो, लोन्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मॉरल सुएशन। So moral suasion is a short form of persuasion is a method, a request, a informal suggestion and advice to the commercial banks by the central bank, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत है, that's more than enough। यहाँ तक लिख सकते हैं आप इसके नोट्स, ठीक है। तो मैं नोट्स भी बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका है, ऊपर वाले का मैंने बता दिया था। बाकी क्रेडिट रेशनिंग का आपका ये है अप टू द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ तक लिख सकते हैं, दैट्स इनफ।
नेक्स्ट है दैट इज अ पब्लिसिटी। कई बार आरबीआई करता है पब्लिसिटी भी करता है। पब्लिसिटी इज अनदर ऑफ द सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड। इसमें क्या करता है, अवेयर करता है, बेसिकली कुछ नहीं करता, इसमें मीडिया यूज करता है फॉर अवेयरिंग। तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं इसका कि द सेंट्रल बैंक यूसेज दिस मेथड बोथ फॉर इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली ये एक तरह की पब्लिसिटी होती है, अवेयरनेस होती है, ठीक है, अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, तो ये एक एड्स आ सकती हैं, या जो गवर्नर है खुद आ सकते हैं मीडिया पे, ठीक है, या कोई भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, बैंक्स के, वो आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों से कि आप लोन लीजिए, ये लोन यहाँ इतने मिल रहे हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मीडिया द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिसिटी या अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो अगर ये लिखना होगा आपको पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़, सो आई थिंक वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स। सो 6 पॉइंट्स इसके थे, 3 पॉइंट्स उसके थे, टोटल 9 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक बार इसे पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ लेटेस्ट रिपोर्ट है 6 जून 2018 की, लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, इस बुक के अकॉर्डिंग लेटेस्ट है। तो अभी तो हमारा 2021 ओके 22 हैव स्टार्टेड। तो ये रेट्स अभी आप गूगल कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है तो मान लीजिए रेपो रेट के नीचे जो भी रेपो रेट, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़िएगा। कहीं अभी पढ़ लिया फिर उसके नीचे इंप्रेशन निकालने के लिए कि अभी इस समय ये रेट चल रही है, आप वो रेट लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम से 1 दिन पहले ही पढ़िएगा ताकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट पता लगे। तो अल्टीमेटली वी हैव स्टडीड दिस ऑल द बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स टुडे। आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मैंने बेसिकली ये पूरा कवर किया है, ठीक है।